अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स पढ़ी थी। उसी को हम आगे जो है वो फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि पार्किंसन डिजीज में बेसिकली होता क्या है कि डोपामीन का लेवल जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, डोपामीन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। एज अ रिजल्ट मोटर सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं और नॉन मोटर सिम्टम्स देखते हैं। मोटर में हमने देख लिया था ट्रमर्स हो जाते हैं, फ्रीजिंग ऑफ गाइड था, ब्रेडिकाइनेसिया है, ठीक है, जिसमें डिफिकल्टी होती है इन इनिशिएटिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, पोस्टूरल इंस्टेबिलिटी था। नॉन मोटर सिम्टम्स में मूड डिसऑर्डर, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन जिसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यूरेनरी प्रॉब्लम, यूरेनरी रिटेंशन और दी कॉन्स्टिपेशन और दी टाइप इम्पेयरमेंट थी। फिर पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें पार्किंसन डिसीज की, तो उसमें हमने देखा था कि डोपामीन का लेवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। डोपामीन जो एक्ट करता है एज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो रिड्यूस हो जाता है। और एसिटाइलकोलिन जो कि हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर जाता है। ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है बेसिकली इन दोनों का। फिर हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखी थी। तो एक क्लास को मैंने आई थिंक से एक सेक्शन को करवा दी थी, दूसरे की रहती थी। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले, हाँ, अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, मैंने ये वाली क्लास पढ़ा दी थी एंटीकोलिनर्जिक, कि हमने देखा था पैथोफिजियोलॉजी में एसिटाइलकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा था, तो हमने एसिटाइलकोलिन के लेवल को रिड्यूस करना था। तो एसिटाइलकोलिन के लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सी क्लास देंगे? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। इसमें हमने देख लेते हैं बेंस्ट्रोपिन था और ट्राइहेक्साइल हेक्सीफेनिडाइल था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि जो आपके साइनेप्सिस में एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। एक हमने ये देखा था मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे बेसिकली जाके एक्ट करता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जो इम्बैलेंस था डोपामीन और एसिटाइलकोलिन का वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर क्लिनिकल यूजेस मैंने आपको बता दिए थे कि एक तो पार्किंसन डिजीज के लिए हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। जो पार्किंसन डिजीज के लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें जो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे थे, ब्रेडिकाइनेसी और रिजिडिटी, वो रिड्यूस कर देंगे। एडवर्स इफेक्ट इन दोनों ड्रग्स के बेंस्ट्रोपिन और ट्राइहेक्साइल हेक्सीफेनिडाइल का वो सेम है जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के होती हैं, जो हमने बार बार रिपीट किया क्लास में, जिसमें यूरेनिक रिटेंशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ब्लडनेस हो जाती है आई की, ठीक है, जीरोस्टोमिया हो जाता है, ये सब चीज़ें। और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनका ग्लूकोमा लेवल ग्लूकोमा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास मजीद इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में नहीं दे सकते क्योंकि ये मजीद फिर यूरेनिक रिटेंशन कॉज करेगा। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में नहीं दे सकते क्योंकि जीआईटी मोटिलिटी आपकी ऑलरेडी जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। ठीक है, तो आप जीआईटी पर स्टैटिस्टिक्स की नॉर्मलाइज नहीं है तो आप उसमें भी नहीं दे सकते। अच्छा, फिर इसके बाद अदर क्लास आ जाती है डोपामिनर्जिक एजेंट्स की। ठीक है, डोपामिनर्जिक एजेंट्स में आपके पास आ जाते हैं डोपामीन एगनिस्ट आ जाते हैं, जिसमें आपके पास है ब्रोमोक्रिप्टीन है, प्रेमी प्रेमीपिक्सोल है, रोपिनरोल है, रोटिकॉन है और एपोमॉर्फिन है। फिर आपके पास एक ऐसी ड्रग आती थी तो इनडायरेक्टली जो है डोपामीन का लेवल हाई कर रही होती है, दैट इज लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। थर्ड क्लास आपकी आ जाती है, सॉरी सेकंड क्लास आपकी आ जाती है सीओएमटी इनहिबिटर्स की। कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स, जिसमें आपके पास आ जाता है इंटाकैपोन और टोलाकैपोन। थर्ड क्लास आ जाती है, लास्ट क्लास, एमएओ बी इनहिबिटर्स। ठीक है, जिसमें आपकी सेलेंजीन आ जाती है, रेसिक्लीन आ जाती है, सफिनामाइड आ जाती है, माओ इनहिबिटर्स। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी एंटी डिप्रेशन में पढ़ लिए थे, एमएओ बी इनहिबिटर्स, तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम जो चीज़ मेन डिस्कस करेंगे दैट इज डोपामिनर्जिक एजेंट्स एंड सीओएमटी इनहिबिटर्स। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले डोपामिनर्जिक एजेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या कर रहे हैं? ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डोपामीन के लेवल को बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपका मूड रेगुलेट हो रहा है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो इम्पेयरमेंट हो गई थी बॉडी में पार्किंसन की वजह से वो रेगुलेट हो रही है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, हमारी बॉडी में दो तरह के डोपामीन रिसेप्टर्स है, एक D1 लाइक रिसेप्टर्स है, एक D2 लाइक रिसेप्टर्स है। सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग आ जाती है दैट इज लीवोडोपा कार्बिडोपा। होता क्या है कि जो आपका लीवोडोपा है ना, वो लीवोडोपा जो है वो एक्टिवेट करता है, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन के अंदर। ठीक है, लीवोडोपा को हम लोग यूटिलाइज करते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द पार्किंसन डिजीज। अब हमारी बॉडी में जैसे ही लीवोडोपा गया, लीवोडोपा डोपामीन में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होता है जब ये डोपामीन में कन्वर्ट हो गया है, तो ये जो डोपामीन हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो गया है, लिवर में जाके डोपामीन में जो कन्वर्ट हो गया है, और ब्रेन में ये नहीं जाता, ब्रेन में नहीं जाता। एज अ रिजल्ट ये पेरिफेरल जो बॉडी का पार्ट है उसमें जो डोपामीन रिसेप्टर्स है वहां पर जाके एक्ट करने लग जाते हैं।
जब वो वहां पर जाके ऐड करने लग जाता है तो पेरिफेरल इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट सामने आते हैं। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए कि डोपामीन पेरिफेरल बॉडी में जो है वो, सॉरी, लीवोडोपा जो है वो डोपामीन में कन्वर्ट ना हो पेरिफेरल बॉडी में, बल्कि क्या हो कि लीवोडोपा ब्रेन में जाए और वहां पर जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो। इस चीज को हमने रिड्यूस करने के लिए हम क्या देते हैं, पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में हमारे पास कौन सी ड्रग आ जाती है, कार्बिडोपा। कार्बिडोपा क्या करता है कि लीवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होने देता आउटसाइड द ब्रेन, बल्कि लीवोडोपा को ब्रेन में लेकर जाता है और वहां पर डोपामीन में कन्वर्ट होने देता है। जब वहां पर जाकर डोपामीन में कन्वर्ट होने देगा तो आपके जो पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाते हैं और आपके पास नोजिया वॉमिटिंग जैसे साइड इफेक्ट्स नहीं आते। ठीक है, आप लोग ये डायग्राम देखिए। अब देखें यहाँ पे पेशेंट को लेवोडोपा दी गई है, लेवोडोपा डोपा में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डोपा में कन्वर्ट हुई है, ये पेरिफेरल जो पार्ट है हमारे पास, वहां पर जाकर ये कन्वर्ट हुई है, जीआईटी में कन्वर्ट हुई है, और जिसकी वजह से अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होने लग गए। इन अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या देते हैं, साथ में कार्बिडोपा देते हैं। ठीक है, कार्बिडोपा क्या करता है कि लीवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होने देगा जीआईटी में। ठीक है, जिसकी वजह से अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट नहीं होंगे, आपके पास पेरिफेरल टिश्यू पे जाके एक्ट नहीं करेगा, पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, और डोपा जो है वो ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में जाके हमारे पास सॉरी, लीवोडोपा जो है वो हमारे पास ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में जाके ये डोपामीन में कन्वर्ट होगा। डोपामीन में कन्वर्ट होने के बाद आपके सिनेप्टिक लेफ्ट में आकर ये डोपामीन रिसेप्टर पे जाके ऐड करेगा और अपना रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, ये इसका सिंपल मेटाबॉलिज्म थी, और साथ साथ इसकी जो थी वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो लीवोडोपा को जीआईटी में या पेरिफेरल टिश्यू में डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होने देना, और डोपामीन में कन्वर्ट जब वो नहीं होगा, और वो किसकी मदद से नहीं होगा, कार्बिडोपा की मदद से नहीं होगा। ठीक है, और अगर वो कन्वर्ट हो रहा है लीवोडोपा डोपामीन में आपके जीआईटी में या पेरिफेरल टिश्यू में, तो वो अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जिसमें आपकी नोजिया वॉमिटिंग कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो जब ये लिवोडोपा जो है आप देंगे पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के साथ, जिसमें आपके पास कार्बिडोपा आ जाता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि लिवोडोपा जो है वो कन्वर्ट होता है डोपामीन में, कहाँ पर जाके, ब्रेन में जाके। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लिवोडोपा कार्बिडोपा का, मैं अभी से बता रही हूँ। सही है। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो आप इसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ नहीं देंगे। अगर आप लिवोडोपा को एंटीसाइकोटिक्स के साथ देंगे तो लिवोडोपा का इफेक्टिवनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह आप माओ इनहिबिटर्स के साथ नहीं देंगे। अगर आप इसे माओ इनहिबिटर्स के साथ देते हैं तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। आयरन सप्लीमेंट्स के साथ नहीं देंगे। आयरन सप्लीमेंट्स के साथ देंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली रिड्यूस हो सकती है। पायरोटॉक्सिन के साथ नहीं दे सकते। अगर आप पायरोटॉक्सिन के साथ देंगे तो पेरिफेरल जो ब्रेक डाउन हो रही थी लिवोडोपा की, वो मजीद इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट लिवोडोपा जो है वो ब्रेन में नहीं जाएगा और डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अल्टीमेटली वो अपने एंटी पार्किंसनिज्म इफेक्ट शो नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, इस अगर आप इसको हाई प्रोटीन डाइट के साथ देते हैं तो तब भी इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इफेक्ट करेगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा जो है इसको एम्प्टी स्टमक में लिया जाए, और मील जो है वो आप लाइक मील से 30 मिनट पहले आप इसको ले लें। ठीक है, हमेशा एम्प्टी स्टमक में। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें, साइड इफेक्ट्स की, तो एक आपका वेयरिंग ऑफ इफेक्ट है और एक सेकेंड इसका ऑन ऑफ फेनोमिना है। वेयरिंग ऑफ इफेक्ट में क्या होता है बेसिकली कि विद टाइम जो है वो इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है ड्रग की वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को दोबारा से रिजिडिटी कॉज होने लग जाती है, हाइपोकाइनेसिया कॉज होने लग जाता है, जिसमें आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट जो होती है वो एनहांस कर जाती है। ठीक है, और ये जो वेरिंग ऑफ फिनोमिना है ये एडमिनिस्ट्रेशन के 1-2 घंटे बाद होने लग जाती है। अब वेरिंग ऑफ फिनोमिना क्यों होने लग जाती है, क्योंकि आपके डोपामिन रिसेप्टर्स जो है वो सेंसिटिविटी शो करने लग जाते हैं। ठीक है, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि जो लीवर डोपा होता है उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, और थर्ड रीजन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंजाइम्स हैं, वो इंजाइम्स क्या करने लग जाते हैं कि डोपामीन की ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम है आपके पास, मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और कैटिकोल कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं।
वेटिंग ऑफ फिनोमिना क्या है कि आप ड्रग देंगे, ड्रग देने के 1-2 घंटे बाद क्या होगा, उसकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, रिजिडिटी और हाइपोकिनेसिया। ये किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटिव हो गए हैं टुवर्ड्स द ड्रग। आपकी लीवोडोपा का हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और थर्डली आपकी बॉडी में कुछ एंजाइम्स है जो कि लीवोडोपा से जो डोपामिन प्रोड्यूस हो रहा था उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। कौन से एंजाइम है, मोनोमीन ऑक्सीडेज, ठीक है। और सेकंड आपके पास है कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये दो एंजाइम्स है जो डोपामीन की ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। जब डोपामीन की ब्रेक डाउन होगी तो बॉडी में डोपामीन के लेवल रिड्यूस हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जो सिम्टम्स जो थे वो दोबारा से रीअपेयर हो जाएंगे। सेकंड क्या होता है, ऑन ऑफ फिनोमिना। ऑन ऑफ फिनोमिना ये होता है फ्लक्चुएटिंग रिस्पॉन्स होता है। अगर आप डोज हाई डोज देंगे तो सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर आप उसकी डोज कम करेंगे तो सिम्टम्स मजीद वर्सन कर जाएंगे, ठीक है। इसकी भी रीजन क्या है, रीजन ये है कि डोपामीन रिसेप्टर सेंसिटिविटी है। कुछ डोपामीन बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं, कुछ नहीं होते। सेकंड क्या होता है कि अगर आप इसको हाई लेवल में देंगे ड्रग को तो सिम्टम्स इंप्रूव होंगे, और अगर आप इसका ड्रग की डोज डिक्रीज कर देंगे तो सिम्टम्स मजीद वर्सन कर जाएंगे, ठीक है। और थर्डली ये भी होता था जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी तो ये जो सिम्टम्स है इसको आपने रिलीव जो करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ये कुछ इसके रीजंस थे। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है कि लिवोडोपा के जो पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। एनोरेक्सिया कॉज करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को भी एक्टिवेट कर रहा है। सेकंड, टैकीकार्डिया कॉज कर रहा है, ठीक है। और आपके हार्ट बीट्स है वो इरेगुलर प्रोड्यूस कर रहा है। हाइपोटेंशन कॉज कर रहा है, प्यूपिल डायलेशन कॉज कर रहा है। ब्लड डिसऑर्डर्स कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके कूम टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। कूम टेस्ट क्या होता है, अच्छा, कूम टेस्ट में ये होता है कि बेसिकली आपके जो रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर एंटीबॉडी शो होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जो टेस्ट में आता है कि पेशेंट को जो है कोई एबनॉर्मल डिजीज है, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है कोई। फिर आपकी जो है वो स्लाइवा का कलर जो है वो ब्राउन कर देगा, यूरिन का कलर ब्राउन कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आपकी कैटेकोलामीन है उस जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपने सिंपली बस याद रखना है कि ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आगे किस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है किसकी नहीं हो रही है बेशक आप स्किप करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ड्रग आ जाती है ब्रोमोक्रिप्टीन। ब्रोमोक्रिप्टीन भी डोपामिन एगोनिस्ट है, डोपामिन रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल एनहांस कर देगा। एक तो ये डोपामिन रिसेप्टर पे जाके एक्ट कर रहा है। सेकंड क्या कर रहा है कि ये प्रोलैक्टिन की जो सिक्रीशन हो रही है, प्रोलैक्टिन जो रिलीज हो रहा है बॉडी में उसकी अमाउंट हाई कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से पेशेंट को एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोलैक्टिनोमिया हो सकता है। सेकंड, सॉरी, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई नहीं करेगा, प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर प्रोलैक्टिनोमा है या हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये जो है हमारे पास ब्रोमोक्रिप्टीन है, ये डोपामिन एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर रही है, ठीक है। D2 रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास एक्टिवेट हो जाएंगे आपके D2 रिसेप्टर्स। सेकेंडली क्या कर रहा है कि प्रोलैक्टिन का जो लेवल बहुत बहुत ज्यादा बॉडी में हाई हो गया था उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। किस तरह से रिड्यूस करेगा कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में डोपामिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो डोपामिन रिसेप्टर्स क्या करें, प्रोलैक्टिन के लेवल को कंट्रोल करें। उन डोपामिन रिसेप्टर पे जाकर ये एक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि प्रोलैक्टिन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा। तो क्लिनिकल यूज इसका क्या होगा, पार्किंसन डिजीज में इसे यूज कर सकते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में आप इसे यूज कर सकते हैं। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में बेसिकली क्या हो जाता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एज अ रिजल्ट पेशेंट के अंदर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मलाइज नहीं हो सकता, इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है। एबनॉर्मल जो है वो मिल्क का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। फिर आप एक्रोमेगाली में यूज़ कर सकते हैं। एक्रोमेगाली में क्या होता है कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इनहांस कर जाते हैं, तो ये क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन्स को रिड्यूस कर देगा। फिर आप टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो सके, ठीक है। ये इसके कुछ क्लिनिकल यूजेस थे। ब्रोमोक्रिप्टीन की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो लॉन्गर है लिवोडोपा के साथ अगर हम कंपेयर करें, ठीक है। इसकी एलिमिनेशन जो होती है बाईफेजिक होती है। बाईफेजिक मींस कि इसकी इनिशियली जो है अगर आप ड्रग को देंगे वो 4 आवर्स के अंदर अंदर एलिमिनेट हो जाएगी, हाफ ड्रग। और बाकी जो ड्रग रह जाएगी वो 15 आवर्स के अंदर अंदर रिलीज होगी, जिसकी वजह से वो ड्रग सस्टेन्ड एक्शन शो करेगी। सस्टेन्ड एक्शन मींस कि आराम आराम से बॉडी में रिलीज होती रहेगी, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंट डोजिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है, हेलुसिनेशन है, कंफ्यूजन है, डिलीरियम है, नोजिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। साइकेट्रिक कंडीशंस को ये मजीद
क्या कर सकता है, वर्स कर सकता है। और इसी तरह से हमारे पास पल्मिनरी फिब्रोसिस कॉज करता है, या हमारे पास रेट्रो हमारे पास पेरिटोनियल फिब्रोसिस भी कॉज कर सकता है। इसको आपने मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज के पेशेंट के अंदर कॉशियसली यूज करना है, और एंटी हाइपरटेंसिव के साथ आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव के साथ देंगे, ये हाइपोटेंशन जो है वो मजीद कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आपके ऑलरेडी बीपी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो जब आप ब्रोमोक्रिप्टीन को देंगे वो भी बीपी को रिड्यूस करेगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हाइपोटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका है एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन जो है वो ऐड करता है एज अ डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये D1 रिसेप्टर पे भी जाके ऐड करेगा, D2 रिसेप्टर पे भी जाके ऐड करेगा। इसके दो थेराप्यूटिक यूज है। एक तो हमारे पास आपको पता है D1 D2 रिसेप्टर पे जाके ऐड कर रहा है, तो एंटी पार्किंसनिज्म इफेक्ट शो करेगा, आपकी जो मोटर फ्लक्चुएशंस होती है, मोटर सिम्टम्स, नॉन मोटर सिम्टम्स यूज आ रहे थे उनको नॉर्मलाइज करेगा। सेकेंडली, अगर हमारे पास किसी भी मेल हमारे पास पेशेंट के अंदर सेक्सुअल डिसरप्शन है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसमें इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो है हमारे पास क्विक रिलीफ ये प्रोड्यूस करेगा। एडवर्स इफेक्ट्स इसकी नोजिया है, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्रेमीपेक्सोल। प्रेमीपेक्सोल जो है वो ऐड कर रही है एज अ डोपामिन एगोनिस्ट। ठीक है, और ये सिलेक्टिव एगोनिस्ट के तौर पे ऐड कर रही है ऑन D2 रिसेप्टर और D3 रिसेप्टर। इसका क्लिनिकल यूज सिंपल ये है कि पार्किंसन जो डिजीज है उसके लिए ये यूटिलाइज कर सकते हैं, और एक तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो एक बेचैनी होती है लेग्स में, उसके लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसका लॉन्गर है एज कम्पेयर टू लीवोडोपा, और इसका इसके एडवर्स इफेक्ट भी समहाउ जो पिछले हमने ड्रग्स पढ़े हैं उनकी तरह सेम है। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्काइनेसिया की बात करें, डिस्काइनेसिया मैंने आपको बता दिया था कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हो रही थी मसल की बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, वो कम होती है एज कम्पेयर टू लिवोडोपा। एक्सक्रीशन इसकी यूरिन में हो रही है, तो इसकी वजह से डोजेज एडजस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाती है आपकी दो और मजीद ड्रग्स है। एक है रोपिनरोल है, और सेकंड आपकी रोटिकोटाइन है। ठीक है, इन दोनों को आपने याद करना है कंपैरिजन के साथ। रोपिनरोल जो है वो सिलेक्टिव टोपर D2 रिसेप्टर पे जाके ऐड करेगी। सिलेक्टिव ड्रग है, सिर्फ D2 रिसेप्टर पे जाके ऐड करती है, जबकि रोटिकोटाइन जो है वो नॉन सिलेक्टिव है, वो D1 पे भी ऐड कर सकती है, D2 पे भी ऐड कर सकती है, D3 रिसेप्टर पे भी ऐड कर सकती है। ठीक है, इस दोनों ड्रग्स को आप यूज कर रहे हैं पूरा पार्किंसन डिजीज के लिए भी और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए भी यूज कर रहे हैं। रोपिनरोल जो है वो आपके लिए ओरली अवेलेबल है, जबकि आपकी रोटिकोटाइन जो है वो ट्रांसडर्मल पैच में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो रोपिनरोल का जो है वो ड्यूरेशन ज्यादा है लिवोडोपा के साथ। ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो साइड इफेक्ट्स भी इसके समहाउ सिमिलर है। बस एक इसमें ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि रोपिनरोल को आप फ्लोरोक्विनोलोन के साथ नहीं दे सकते। फ्लोरोक्विनोलोन आपके पास क्या है, हमारे पास एंटीबायोटिक्स है। अगर आप सिर्फ फ्लोरोक्विनोलोन के साथ देंगे तो अल्टीमेटली जो है रोपिनरोल की मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट कर जाएगी। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है आपके COMT इनहिबिटर्स। ठीक है, COMT स्टैंड्स फॉर कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। होता क्या है, इसमें दो ड्रग्स है, एक आ जाती है आपकी इंटैकापोन और सेकंड आ जाती है टोलकैपोन। होता क्या है, जब आप एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अच्छा, आपने जो है ना सिंपल ये वाली डायग्राम याद रखनी है। इस तरफ वाली जो आपके पास राइट साइड पे, लेफ्ट साइड वाली आप बेशक इसको रहने दें, आप सिर्फ राइट साइड वाले को याद रखिएगा। आप जब इन टैकापोन देते हैं या आप टोकापोन देते हैं, ये अल्टीमेटली किसको इनहिबिट कर देती हैं, COMT को इनहिबिट कर देती है। अच्छा, होता क्या है कि जब आप एक सेकेंड बच्चों, असल में ये मैं 3 लेक्चर जो है मैंने एक साथ रिकॉर्ड किया और अब मेरी बस हुई हुई है। अच्छा, जब आप लीवोडोपा दे रहे थे ना, मैंने आपको बताया था कि लीवोडोपा जो है वो अल्टीमेटली पेरिफेरल जो बॉडी का पार्ट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। जब वो पेरिफेरल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में, तो वो आपके ब्रेन में क्या करता है, पास नहीं करता, तो जिसकी वजह से आप उसको कार्बिडोपा के साथ देते हैं। जब आप कार्बिडोपा के साथ देते हैं तो लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होता बॉडी के पेरिफेरल पार्ट में।
अब होता क्या है कि आप इस चीज को रिड्यूस करने के लिए आप एक और ड्रग दे सकते हैं, इंटाकापोन और टोलकैपोन। अब आप जब लीवोडोपा दे रहे थे, लीवोडोपा जो है वो डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। अब वो डोपामीन में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा था कि जो आप लीवोडोपा एडमिनिस्टर कर रहे थे वो सीओएमटी में बेसिकली, सीओएमटी जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम है, ठीक है, जो हमारे पास जिसको मैंने बताया है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, वो किस में इसको कन्वर्ट कर रहा था, 3 ओ मिथाइल डोपा में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। 3 ओ मिथाइल डोपा में कन्वर्ट कर रहा था, 3 ओ मिथाइल डोपा की वजह से लीवोडोपा डोपा में कन्वर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से आपकी ड्रग जो है वो सीएनएस में नहीं जा रही थी। तो हमने क्या करना है, इस सीओएमटी को जो है वो बेसिकली क्या करना है, इनहिबिट करना है। जब आप इसे सीओएमटी में इनहिबिट करेंगे तो आपकी जो लीवोडोपा है वो 3 ओ मिथाइल डोपा में कन्वर्ट नहीं होगी। जब 3 ओ मिथाइल डोपा में कन्वर्ट नहीं होगी तो लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ कि इंटेकापोन और जो टोलकैपोन है ये आपके सिंपल सीओएमटी को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जब आपका सीओएमटी इनहिबिट हो जाता है तो आपका जो लीवोडोपा है वो आपका बॉडी का जो पेरिफेरल टिश्यूज है, जो आपकी जीआईटी वाला पार्ट है, वहां पर ये जो है लिवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होता। जब इसमें कन्वर्ट नहीं होता है तो ये अल्टीमेटली लिवोडोपा जो है वो ब्रेन में को क्रॉस कर जाता है, और जब ब्रेन में क्रॉस कर जाता है तो वहां पर ये ब्रेन में जाकर सीएनएस में जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी ये बात है। नहीं समझ आई तो प्लीज क्लास में मेरे से भी पूछिएगा, सही है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इन टेकापोन और टोल कैपोन, तो हमारे पास लीवोडोपा में जो वेनिंग ऑफ फिनोमेना था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। जो आपकी लीवोडोपा और कार्बिडोपा में, तो यहाँ पर क्या होगा कि वेनिंग ऑफ फिनोमेना रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज इन्हांस कर जाएगी और एडवर्स रिएक्शंस कम होंगे, ठीक है। अब ये जो टोल कैपोन और इंटेकापोन की अगर हम बात करें तो ये फीसिस से और यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो रहे थे होते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्ग है और इसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, अगर हम टोकापोन की बात करें तो उसकी एफिनिटी ज़्यादा है फॉर एंजाइम सीओएमटी एज कम्पेयर टू इंटेकापोन, ठीक है। इसके अलावा आप टोकापोन को जो है वो उसकी जो डोजिंग है वो हमारे पास लेस है, ठीक है, मतलब आप उसको बार बार डोजिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है एज कम्पेयर टू इंटेकापोन, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोल्कापोन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो हाई है, इसके अलावा उसकी एंजाइम के लिए एफिनिटी भी हाई है, इस वजह से हमारे पास टोल्कापोन की जो है वो हमारे पास डोजिंग बार बार रिक्वायर्ड नहीं होती, दिन में एक डोज भी उसकी काफ़ी होती है। अच्छा, अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है, ड्रग रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट है। अगर हम टोल्कापोन की बात करें तो टोल्कापोन फ्ल्यूमिनेटिंग हेपेटिक नेक्रोसिस कॉज करता है। फ्ल्यूमिनेटिंग हेपेटिक नेक्रोसिस में क्या होता है कि बेसिकली आपका लिवर फेलियर हो जाता है। ये लिवर फेलियर जो है आपका जो फ्ल्यूमिनेटिंग हेपेटिक नेक्रोसिस किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है, किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है, हेपेटाइटिस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, इंटाकापोन और टोलकैपोन की वजह से हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो टोलकैपोन की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, लिवर से हमारे पास फेलियर की बेसिकली हो रहा है। अच्छा, फिर अगर हम लोग इंटेकापोन की बात करें तो इंटेकापोन जो है वो हेपाटोटॉक्सिसिटी को अच्छा, बस आप इसे ऐसा करें, टोलकापोन की याद रखें, इंटेकापोन के जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स रहने दें, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग थे इंटेकापोन के, तो आप बस ये याद रखेंगे कि एडवर्स इफेक्ट्स, इसके जनरल एडवर्स भी इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कौन से एडवर्स इफेक्ट्स देख रहे हैं, स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स। तो स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स में टोलकापोन का एडवर्स इफेक्ट है, और टोलकापोन का एडवर्स इफेक्ट क्या है, हमारे पास फ्ल्यूमिनेटिंग हेपेटिक नेक्रोसिस है, ठीक है। और फिर एंटीकोलिनर्जिक का मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि सिंपल हमारे पास दो ड्रग्स है, बेंस्ट्रोपीन और ट्राईहेक्सी फेनिडाइल है। ये सिंपल क्या करेंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो बॉडी में नॉर्मलाइज कर जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स। तो ये प्लीज़ आप लोग आगे जो भी ऑफ आ रहा है या वीकेंड आ रहा है उसमें पढ़ लीजिएगा। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है रेगुलर जो क्लास होगी उसमें डिस्कशन कर लेंगे, अगर किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हुई आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।